बस कुछ लड़कियां ऐसे हैं कि जो उन्हें पसंद करते हैं, उनके साथ भागकर शादी कर लेते हैं, और अक्सर लड़कियां ऐसा नहीं होती। सोचिए, एक इस्लामिक देश के बीचों बीच हिंदू कुश की बर्फीली पहाड़ियों में आज भी ढोल की थाप पर नाचती गाती एक ऐसी जनजाति जिंदा है जो न मस्जिद जाती है न मंदिर, फिर भी पूजा करती है। सवाल ये नहीं है कि ये लोग कौन हैं, सवाल ये है कि अब तक बचे कैसे हैं। आज का ये वीडियो कोई ट्रैवल स्टोरी नहीं है, ये एक लुप्त होती पहचान की आखिरी सांसों की कहानी है। जरा अपनी आंखों के सामने ये दृश्य बनाइए। चारों तरफ पहाड़, लकड़ी के घर, रंगीन कपड़ों में औरतें, खुले आसमान के नीचे उत्सव, और ठीक उसी वक्त उसी घाटी में डर, बंदूकें और जबरन धर्मांतरण की परछाइयां। यही कॉन्ट्रास्ट इस कहानी को खतरनाक भी बनाता है और जरूरी भी। कभी जिनकी गिनती लाखों में थी, आज वही लोग 4000 से भी कम रह गए हैं। क्या यह सिर्फ एक जनजाति का पतन है या एक पूरी वैदिक परंपरा का आखिरी अध्याय? और सबसे बड़ा सवाल जिसे मिटाने की कोशिश दशकों से हो रही है, वो अब तक खुद को कैसे बचाए हुए हैं? इस वीडियो में हम आपको सिर्फ इतिहास नहीं दिखाने वाले, हम आपको वो सच दिखाने वाले हैं जो न्यूज़ हेडलाइंस में नहीं आता। वो डर, वो आज़ादी, वो संस्कृति जो हर दिन खत्म होने के कगार पर खड़ी है। और हाँ, वीडियो के आखिर में एक ऐसी बात सामने आएगी जो आपको मजबूर कर देगी सोचने पर कि क्या ये वाकई हिंदू कुश के आखिरी हिंदू हैं या हमारी लापरवाही का आखिरी सबूत। अगर आप सच जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आखिर तक देखिए, क्योंकि जो शुरुआत में दिख रहा है कहानी उससे कहीं ज्यादा गहरी है। चलिए दोस्तों, जरा जल्दी से कमेंट करके बताइए, ये वीडियो आपको कैसे मिला? क्या आपने इसे खुद सर्च किया था या ये अचानक आपकी स्क्रीन पर आ गया और आपने क्लिक कर दिया? सच सच बताइए, क्योंकि हमें भी जानना है कि आखिर YouTube आज हमारे सनातन धर्म की ये आवाज आप तक कैसे पहुंचा रहा है। और हाँ, अगर आप सच में एक सच्चे हिंदू हैं तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो सबसे पहले आपको मिले। वीडियो को लाइक करना मत भूलना ताकि दुनिया को दिखाया जा सके कि सनातन की शक्ति अभी जिंदा है। तो चलिए बिना वक्त गंवाए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। एक ऐसी जनजाति जो पाकिस्तान में रहने के बाद भी पूजा पाठ करती है। क्यों? इन्हें कलश नाम दिया गया है। जहां पहले समय में इस ट्राइब की संख्या लाखों में थी, वह अब 4000 कैसे रह गई? क्या है इनका इतिहास? क्यों इन्हें हिंदू धर्म से जुड़ा बताया जाता है? ये कौन कौन से त्योहार मनाते हैं? अगर आप भी इन सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहें। दोस्तों, वैसे तो आप समझ ही गए होंगे कि हम किस ट्राइब की बात कर रहे हैं। जी हाँ, सही समझे, हम बात कर रहे हैं अपने रहस्यों के लिए फेमस कलश जनजाति के बारे में, जिनकी महिलाओं को दुनिया की सबसे खूबसूरत महिलाओं में से एक माना जाता है। नीली आंखों वाली ये महिलाएं अपने समाज में काफी स्वतंत्रता के साथ रहती हैं, जो इन्हें वैदिक महिलाओं की संस्कृति से जोड़ता है। इतना ही नहीं, कलश जनजाति की विशेषता उनकी विशेष संस्कृति है जिसे इन लोगों ने आज भी सुरक्षित रखा है। ये संस्कृति प्राचीन भारतीय हिंदू संस्कृति से काफी मिलती जुलती है। कलश जनजाति उत्तरी पाकिस्तान के चित्राल जिले में रहती है। यह इलाका पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा राज्य में हिंदू कुश पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है। बता दें, यह एक लौती ऐसी जनजाति है जो अपनी प्राचीन संस्कृति के साथ यहाँ निवास कर रही है। जी हाँ, उसी पाकिस्तान में जहाँ मुसलमानों की संख्या सबसे ज्यादा है और जो एक इस्लामिक कंट्री है। इस वजह से वहां गैर मुसलमानों की स्थिति काफी बुरी है और उनसे जुड़े मामले आए दिन न्यूज चैनलों पर आते रहते हैं। गैर मुसलमानों को न तो यहां पब्लिकली पूजा करने की अनुमति है और न ही खुलकर अपने त्योहार मनाने की। लेकिन इसके बावजूद भी कलश जनजाति न तो सरकार से डरती है और न ही अपनी संस्कृति को लोगों के सामने जाहिर करने से। इसी वजह से इन लोगों को अंतिम काफिर कहा जाता है। जबकि इस इलाके के आसपास रहने वाले जितने भी कलश समुदाय से जुड़े लोग थे, उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। लेकिन कलश को यह मंजूर नहीं था, इसलिए उन्होंने अपनी संस्कृति के साथ ही जीने का फैसला किया, जो आज भी बरकरार है। पर इस वजह से इन्हें पाकिस्तान में काफी टॉर्चर भी किया जाता है और जबरदस्ती इस्लाम कबूल करने पर मजबूर किया जाता है। इतना ही नहीं, तालिबान जो एक कट्टर मुस्लिम देश है, उसने तो साल 2009 में एक ग्रीक वॉलंटियर अथनासियोस को किडनैप कर लिया था, क्योंकि वह कलश लोगों को अपनी संस्कृति और परंपराओं को बनाए रखने में मदद करता था। इसी तरह अगस्त साल 2012 में पाकिस्तानी भी कलश घाटी में घुसे थे और इस समुदाय के चरवाहों को बड़ी ही बेरहमी से मार दिया और 200 के लगभग बकरियां अपने साथ ले गए। हालांकि ये कोई पहली बार नहीं था, न ही आखिरी, बल्कि इसके बाद भी आतंकवादियों ने घाटी पर हमला किया और इस बार 400 से ज्यादा बकरियां हो ले गए, जबकि कई लोगों को जान से मार दिया। आज हालात ये हैं कि अपनी खूबसूरती, संस्कृति और रहस्यों के लिए फेमस कलश जनजाति को आतंकवाद,
जबरन धर्मांतरण और प्रवासन के सामने अपनी संस्कृति और धार्मिक पहचान को बनाए रखने के लिए हर एक दिन हर एक पल जूझना पड़ रहा है। उनका हर पल डर के साए में गुजर रहा है और कई लोगों ने तो डर कर धर्म भी बदल लिया है, जिसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि एक समय ऐसा था जब इस घाटी पर कलश लोगों की संख्या लाखों में हुआ करती थी, लेकिन आज ये सिर्फ 3,500 से 4,000 तक रह गई है, क्योंकि कई लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया है, जिस वजह से कलश लोगों की आबादी साल दर साल घटती जा रही है। आपको जानकर हैरानी होगी कि सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि अफगानिस्तान के नूरिस्तान में भी कलश ट्राइब्स की एक दूसरी नस्ल पाई जाती थी, जो पहले पाकिस्तान की कलश जनजाति की तरह ही वैदिक धर्म को मानती थी। पर साल 1890 में मुस्लिम आक्रांता अब्दुल रहमान खान की नजर इस जनजाति पर पड़ गई और उसने यहां आक्रमण कर कलश जनजाति के लोगों का जबरदस्ती धर्म बदलवा दिया। हालांकि उस वक्त नूरिस्तान का नाम काफिरिस्तान हुआ करता था, लेकिन जब अब्दुल रहमान खान ने यहां कब्जा किया तो काफिरिस्तान का नाम बदलकर नूरिस्तान रख दिया और इस तरह कलश जनजाति का अस्तित्व अफगानिस्तान से मिट गया। उसकी नज़र हिंदू कुश पहाड़ियों पर बसे कलश समुदाय पर भी थी और वह उनका भी धर्म बदलवाना चाहता था, लेकिन तब यह हिस्सा भारत में हुआ करता था और कलश जनजाति यहीं रहती थी, इसलिए वह अब्दुल रहमान के जबरन धर्म परिवर्तन के गंदे खेल से बच गई। लेकिन जब 1947 में पाकिस्तान और भारत का बंटवारा हुआ तो हिंदू कुश पहाड़ियां पाकिस्तान के हिस्से में चली गईं, जिसके बाद कलश जनजाति पर ऐसा कहर बरसाया गया कि लाखों की संख्या आज 4,000 में सिमट कर रह गई है। इन्हें मुस्लिम बनाने के लिए तमाम कोशिशें की जा रही हैं, क्योंकि ये लोग न तो अपने आप को हिंदू मानते हैं और न ही मुसलमान, बल्कि खुद को कलश कहते हैं और हिंदू धर्म से मिली जुली वैदिक संस्कृति का पालन करते हैं, जबकि इनके पूज्य भगवानों में महादेव और भगवान इंद्र हैं, जिन्हें ये महादेव या महानदेव भी कहते हैं। इनकी परंपरा में पशु बलि भी शामिल है और ये अग्नि को महत्व देते हैं। साथ ही देवी देवताओं में नदी, तालाब और ग्राम देवता भी पूजनीय हैं। वहीं बात त्योहारों की करें तो ये लोहरी से लेकर मकर संक्रांति जैसे त्योहार भी मनाते हैं। साथ ही फसल कटाई से लेकर बुआई तक का जश्न भी। कलश जनजाति मुख्य रूप से चिलम जोशी, वसंत, ऊंचाऊ, गर्मी, फू, शरद और चौमोस, सर्दी जैसे त्योहार मनाती है, जो प्रकृति, फसल और सामुदायिक जीवन से जुड़े हैं। इन त्योहारों के दौरान ढोल की थाप पर लोग रंगीन कपड़े पहनकर नृत्य, संगीत और अनुष्ठान करते हैं, जिनमें चिलम जोशी सबसे फेमस है, जो वसंत के स्वागत और जीवन साथी चुनने का अवसर देता है। दरअसल चिलम जोशी एक ऐसा फेस्टिवल है जब लड़के और लड़कियां आपस में मुलाकात करते हैं। इस दौरान ही बहुत लोग एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। अगर यहाँ पर महिला को कोई दूसरा पुरुष पसंद आ गया तो वह उसके साथ रह सकती है। इस जनजाति में महिलाओं और लड़कियों को अपना मनपसंद साथी चुनने की पूरी आजादी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक कलश जनजाति की लड़की त्योहार के दौरान अपने मनपसंद लड़के के साथ चली जाती है और हफ्ते या महीने बाद लौटती है तो मान लिया जाता है कि लड़की उस लड़के के साथ शादी करने के लिए राजी है और तब दोनों की शादी होती है। जबकि चौमोस फेस्ट में नए साल का स्वागत किया जाता है। बता दें, कलश ट्राइब्स को काले कपड़े पहनने की वजह से काला काफिर नाम भी दिया गया है, जिनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि वे महाभारत की गांधारी के वंशज हैं, जबकि कुछ इतिहासकारों का कहना है कि वे सिकंदर महान के वंशज हैं। लेकिन उनका नाम कलश क्यों है, ये सवाल आपके जहन में भी आ रहा होगा। तो बता दें, ये नाम उनकी प्राचीन संस्कृति, भाषा और पड़ोसी नूरिस्तानी लोगों से जुड़ाव से आता है। उनके क्षेत्र को कलश देश कहा जाता है और वे अपनी खुद की कलश भाषा बोलते हैं। इस नाम का इस्तेमाल उनसे पहले के काफिर, गैर मुस्लिम लोगों के लिए भी किया जाता था, जिससे यह नाम उनकी पहचान का हिस्सा बन गया। यह नाम मूल रूप से आसपास के मुसलमान गैर मुस्लिमों के लिए इस्तेमाल करते थे, जो बाद में उनकी जातीय पहचान बन गया। इसके अलावा ये जिस क्षेत्र यानी चित्राल की घाटियों में रहते हैं उसे अपनी भाषा में कलश देश कहते हैं, इसलिए यह नाम क्षेत्र और लोगों से जुड़ गया। जबकि उनका रहन सहन का तरीका, कायदे कानून, साथ ही देवी देवताओं की कहानियां हिंदू धर्म से मेल खाती हैं, इसलिए पाकिस्तानी लोग इन्हें काफिर, काला काफिर और इस जगह को काफिरिस्तान जैसे नामों से पुकारते हैं। लेकिन इनका इतिहास क्या है, चलिए ये भी आपको बता देते हैं। दरअसल कलश लोग आज जिस कलश घाटी में रहते हैं वह हिंदू कुश की पथरीली, बेजान और रेतीली क्षेत्र में फैली हुई है। इसे हिंदू धर्म में काफी अहम माना जाता है, क्योंकि महाभारत के समय यह हिस्सा गांधार और वाहित राज्यों के रूप में मौजूद था, जबकि त्रेता युग में इसे भगवान श्री राम के भाई भरत के पोते द्वारा स्थापित किया गया था। वहीं इतिहासकारों के मुताबिक करीब 325 ईसा पूर्व सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने वाहिद प्रदेश में पहुंचकर वहां का राजपाट संभाला था और लंबे समय तक यहां मौर्य वंश का शासन रहा। जबकि मौर्यों के पतन के बाद यह जगह यूनानियों के अधीन हो गई, जो बौद्ध धर्म से ताल्लुक रखते थे, जिस वजह से यहां बौद्ध धर्म ने अपने पैर पसारने की कोशिश की, लेकिन कामयाब न हो सका।
इसके बाद 5वीं से 9वीं ईस्वी तक यहाँ फारसियों ने हुकूमत की और करीब 150 साल तक हिंदू राजाओं ने मुस्लिमों से कलश जनजाति सहित तमाम हिंदू ट्राइब्स को बचाए रखा। पर 1026 ईस्वी में काबुल के आखिरी राजा मारे गए और फिर इस जगह पर मुस्लिम आक्रांताओं ने हमला कर दिया और लाखों लोगों को जबरदस्ती मुस्लिम बना दिया। उन्होंने अपने सैनिकों को आदेश दिया था कि उन्हें जहां भी गैर मुस्लिम दिखाई दे या तो उन्हें मार दिया जाए या फिर धर्म परिवर्तन कराकर मुस्लिम बना दिया जाए। इसी सोच के साथ सैनिकों ने हजारों गैर मुस्लिम लोगों को मार दिया या फिर उनका धर्म बदलवा दिया। इसी तरह 11वीं शताब्दी में मोहम्मद गजनवी ने भी हिंदू कुश पहाड़ियों पर भयंकर नरसंहार किया और बड़ी संख्या में लोगों को इस्लाम कबूल करने पर मजबूर किया। यह सिलसिला यहीं नहीं रुका, बल्कि इसके बाद तैमूर ने भी यहां हमला किया और कलश जनजाति का धर्म बदलवाकर अपना गंदा खेल खेला। इसके बाद अब्दुल रहमान खान ने यहां दस्तक दी और उसने जो कुछ किया उसके बारे में हम आपको ऊपर बता चुके हैं। यानी अलग अलग समय पर मुस्लिम आक्रांताओं ने कलश जनजाति पर हमला किया और उन्हें या तो मार दिया या फिर जबरदस्ती धर्म बदलवा दिया। इसी वजह से आज कलश जनजाति की संख्या 4000 में ही सिमट कर रह गई है, जो पिछले समय में लाखों में हुआ करती थी। बता दें, साल 2018 में पाकिस्तान में जनगणना के दौरान कलश समुदाय को अलग जनजाति के रूप में जगह दी गई। इस जनगणना के मुताबिक इस समुदाय में 3800 लोग हैं जो मिट्टी और लकड़ी से बने छोटे छोटे घरों में रहते हैं और कई त्योहारों पर इस समुदाय की औरतें और मर्द एक साथ बैठकर शराब पीते हैं। जी हाँ, सही सुना आपने। कलश जनजाति की महिलाएं भी शराब का सेवन करती हैं, पर त्योहारों के दौरान इस मौके पर लोग बांसुरी और ड्रम बजाते हैं और नाचते गाते हैं। साथ ही अफगानिस्तान और पाकिस्तान की बहुसंख्यक आबादी के डर से पारंपरिक अस्त्र शस्त्र और अत्याधुनिक बंदूकें भी अपने साथ रखते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि कलश जनजाति में घर चलाने की जिम्मेदारी महिलाओं की होती है। यहाँ पर कमाने का काम औरतें करती हैं, चाहे वह भेड़ बकरियों को चराने का काम ही क्यों ना हो। यहाँ की महिलाएं घर पर ही पर्स और रंगीन मालाएं बनाती हैं, जिन्हें पुरुष बाजार में जाकर बेचते हैं और घर का खर्च चलाने के लिए पैसे लाते हैं। इसके अलावा कलश जनजाति की महिलाएं श्रृंगार करने की शौकीन होती हैं। वे सिर पर एक खास टोपी और गले में पत्थरों से बनी माला पहनती हैं, जो उनकी खूबसूरती में 4 चांद लगा देती है। इनका एक नियम भी है। दरअसल मासिक धर्म के दौरान इस समुदाय की महिलाओं को घर में रहने की इजाजत नहीं है, बल्कि उन्हें कम्युनिटी होम में रहना पड़ता है, जिसमें सारी सुविधाएं होती हैं। 5 दिन बाद महिलाएं वहां स्नान कर घर वापस आती हैं। लेकिन आप भी सोच रहे होंगे कि ये कम्युनिटी होम में क्यों रहती है। तो इनका मानना है कि मासिक धर्म के दौरान घर में रहने या घर वालों को छूने पर ईश्वर नाराज हो जाएंगे, जिसकी वजह से बाढ़ आ सकती है या अकाल पड़ सकता है। इसलिए ये मेंसेस शुरू होते ही कम्युनिटी होम पहुंच जाती है। वैसे आपको इस जनजाति का यह नियम कैसा लगा? क्या आप भी कलश जनजाति से मिलना चाहेंगे? अपनी राय कमेंट में जरूर दें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर लें। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।